Good morning, everyone. Welcome back. Now, serial number 15. Transport of passenger with or without accompanying belongings by. तो कोई पैसेंजर अपने साथ सूटकेस लेके जाता है, कोई नहीं लेके जाता. So in clause A there is a amendment. So if you are taking flight to or from अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और एट बगडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. तो सिंपल तरीका याद रखो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट प्लस बगडोगरा. अगर उधर से आप फ्लाइट लेते हो, ओके, उधर से मान लीजिए कलकत्ता के लिए ली या कलकत्ता से उधर के लिए जा रहे हो, देन जीएसटी इज एग्जम्प्ट. बेसिकली नो नीड टू पे जीएसटी एक्सेप्ट अगर वो बिजनेस क्लास टिकट है. तो बिजनेस क्लास टिकट है तो टैक्सेबल है, इकोनॉमी क्लास है तो एग्जम्प्ट है. इसके अलावा नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, नॉन एसी स्टेज कैरिज दोनों ही टैक्स एग्जम्प्ट है. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के मामले में ध्यान रखना, कोई बंदा अपना टूरिज्म पर्पज ये सब के लिए भी दे सकता है, तो वो टैक्सेबल है. ओके, टैक्सेबल है. लेकिन अगर ये सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी गई है, अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी गई है, देन ओनली फॉर बी एंड सी है, क्योंकि टिकट तो आप मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक करोगे तो भी टैक्स एग्जम्प्ट होगा. लेकिन अगर बी और सी नॉन एयर एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज या स्टेज कैरिज जो नॉन एसी है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी गई है, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट नहीं होगी, टैक्सेबल होगी. याद रखना, टैक्सेबल होगी. ये प्रोविजन इधर नहीं है, बाकी जगह भी आप आगे भी देखोगे. इसका एलिफेंट कैमल जो राइड, जू बीच पे गए, एलिफेंट की सवारी की, कैमल की सवारी की, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है. लेकिन बेचारे छोटे व्यापारी होते हैं तो सीबीआईसी बोलता है ऐसे भी उनका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख को क्रॉस करेगा नहीं. सो दैट इज द वे दे कैन एंजॉय एग्जम्पशन बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन. अब इसमें एक नया क्लेरिफिकेशन और है जो आप लोगों के लिए मई 2023 के लिए अमेंडमेंट है. तो ये बेसिकली क्या है कि अपन ने अभी बात की स्टेज के नॉन एसी और नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज. लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय पिकअप ड्रॉप के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरिज को हायर करती है. ओके, कोई कंपनी पिकअप ड्रॉप के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरिज को हायर करती है. तो क्वेश्चन ये आया कि भाई क्या ये टैक्स एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि जो डिस्पोजल है मतलब किस टाइम पे पिकअप होगा, ड्रॉप होगा या जो भी उसकी शेड्यूलिंग होगी वो कंपनी डिसाइड करेगी. तो सीबीआईसी ने बोला इस मामले में जो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज होगी, जो डिस्पोजल किसके ऊपर होगा, सर्विस रेसिपिएंट के होगा, कि भाई वो डिसाइड करेगा कि उसका कैसे यूजेज होगा, वो टैक्स एग्जम्प्ट नहीं होगा, वो उसके ऊपर जीएसटी लगेगी. याद रखो, अगर इंफोसिस कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरिज मतलब नॉन एसी भी हो वो हायर करती है और इंफोसिस की टीम ही डिसाइड करेगी, उसका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि वो कहां कब किस तरह से यूज करना है, तो ये टैक्स एग्जम्प्ट नहीं होगा, इसके ऊपर जीएसटी पेबल होगा. ओके, सीरियल नंबर 16. अब छोटे एयरपोर्ट के ऊपर कोई जाना नहीं चाहता, कोई भी एयरलाइन, क्योंकि उधर से पैसेंजर नहीं मिलते, तो इसलिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिससे कि एयरलाइन कंपनी छोटे एयरपोर्ट पे भी जाए. और इसकी वजह से हो सकता है क्योंकि उनको पैसेंजर कम मिलते हैं तो इसलिए लॉस होता है, तो उसकी वायबिलिटी फंडिंग 3 साल तक कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, वो टैक्स एग्जम्प्ट है. वायबिलिटी फंडिंग, ओके, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है. सीरियल नंबर 17. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट accompanying बिलोंगिंग्स बाय. रेलवे की आप टिकट लेते हो स्लीपर क्लास की, ठीक है, सेकंड क्लास की, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है. लेकिन 3 टियर एसी, 2 टियर एसी या फर्स्ट क्लास, ओके, इनका जो टिकट होता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है. मेट्रो, मोनोरेल और ट्रामवे टैक्स एग्जम्प्ट है. नॉर्मली एक बात याद रखना कि जहां भी एसी आया वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन मेट्रो, मोनोरेल क्योंकि ये विदाउट एसी नहीं होती, इसी मामले में ये टैक्स एग्जम्प्ट होगा. सो मेट्रो, मोनोरेल या ट्रामवे की टिकट, इनलैंड वाटरवे, याद रखो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, तो आप कलकत्ता से चेन्नई शिप के अंदर भी जा सकते हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनलैंड वाटरवे. तो ये क्या है, टैक्स एग्जम्प्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है अदर देन फॉर टूरिज्म पर्पज. मीटर कैब्स और ऑटो रिक्शा, मीटर कैब और ऑटो रिक्शा अगर आप लेते हो तो वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है. काली पीली टैक्सी, लेकिन आज का ओला उबेर के थ्रू भी वो बुक कर सकते हो ना, तो ओला उबेर के थ्रू बुक की है तो वो जो काली पीली टैक्सी है वो टैक्सेबल हो जाएगी.
इसके अलावा अब नया अमेंडमेंट, वापस एक क्लेरिफिकेशन है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन टिकट ऑफ प्राइवेट फेरी यूज फॉर पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो क्या होता है कि जो फेरी होती है ये काफी बार है ना प्राइवेट वाले भी यूज करते हैं, जो अपन लोकल ट्रांसपोर्ट देखते हैं ना वो प्राइवेट वाले भी यूज करते हैं, तो वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है, वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो ये प्राइवेट प्लेयर भी करते हैं ना, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रूप में फेरी यूज करते हैं, तो वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है। फेरी वर्ड याद रखना कि फेरी प्राइवेट प्लेयर हो तो भी वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 18, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पहले अभी हमने क्या डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ ए जीटीए कोरियर एजेंसी, ये टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है बाय रोड। अगर आप मान लीजिए जीटीए के अलावा किसी से सर्विस लेते हो, मान लो नॉर्मल जो छोटा मोटा टेम्पो वेम्पो है, जो जीटीए नहीं है, जो कंसाइनमेंट नोट इश्यू नहीं करता है, जीटीए कौन होता है, रिमेंबर मैंने चैप्टर 3 में रिवाइज किया था, जो कंसाइनमेंट नोट इश्यू करता है, तो वो जीटीए नहीं है, उससे आपने ली सर्विसेज, ऊंट गाड़ी, गधा गाड़ी, इनसे भी गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ तो वो सब टैक्स एग्जम्प्ट है। कोरियर एजेंसी वाला भी टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है, जीटीए का टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है। बाय इनलैंड वाटरवे वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है। आपने कलकत्ता से चेन्नई मटीरियल शिप के द्वारा भेजा तो उसके ऊपर जो फ्रेट चार्ज हुआ वो टैक्स एग्जम्प्ट है। अब इसके अंदर भी एक क्लेरिफिकेशन है जो आप लोगों के लिए मई 2023 के लिए बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट है। टैक्सेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी रेट ऑफ जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल फ्रॉम माइनिंग पिट हेड टू रेलवे साइडिंग बेनिफिकेशन प्लांट एक्सेट्रा बाय व्हीकल डिप्लॉयड विद ड्राइवर फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो माइनिंग होती है ना, माइनिंग, तो मान लीजिए आप किसी बंदे ने, जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, उसने माइनिंग की, अब वो क्या करता है, जो डंपर ट्रक ये सब होते हैं वो हायरिंग पे लेता है। तो क्वेश्चन ये आया कि भाई ये भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, जो स्पेशल व्हीकल होती है जैसे डंपर लोडर, उसने किराए पे लेके रखा है इंक्लूडिंग ट्रक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेसिपिएंट और सर्विसेज है वो ये डंपर ये सब ले लेता है, लेकिन जो फ्यूल का खर्चा होता है ना ये रेसिपिएंट करता है, जिसने किराए पे लिया ना वो करता है फ्यूल का खर्चा, कि भाई तेरे को महीने के मैं 50,000 रुपए दूंगा रेंट का, हायरिंग का, ठीक है, कि जो ड्राइवर है वो मेरा है, ओके, और जो फ्यूल है वो मेरा है। तो क्वेश्चन सीबीआईसी के सामने गया कि क्या ये जो हायरिंग चार्जेज है या जो रेंटल है ये क्या टैक्स एग्जम्प्ट है? सीबीआईसी ने बोला भाई नहीं 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 नहीं, ये एलिजिबल नहीं है, ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है। सीरियल नंबर 19, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। सो इंडिया से बाहर से जो एयरक्राफ्ट आया गुड्स लेके आया इंडिया के कस्टम स्टेशन तक, तो उसके जो फ्रेट चार्जेस है वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 19A, अब इसका उल्टा मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, यानी बॉम्बे से एयरक्राफ्ट से यूएस मटेरियल गया तो उसके ऊपर जो फ्रेट चार्जेस था वो 30 सितंबर 2022 तक टैक्स एग्जम्प्ट है, यानी कि 1 अक्टूबर 2022 से, याद कर लो, 1 अक्टूबर 2022 से वो टैक्सेबल हो गया। अभी अगर यूएस को आप मटेरियल भेजोगे बॉम्बे एयरपोर्ट से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ओके, ये टैक्सेबल होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, 30 सितंबर 2022 तक ही टैक्स एग्जम्प्ट था। तो ये अमेंडमेंट आप याद रखना क्योंकि इन्होंने एक्सटेंड नहीं किया है। इसके अलावा जो वेसल से फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया जो भेजते हो वो भी 1 अक्टूबर 2022 से टैक्सेबल हो गया है। तो 30 सितंबर 2022 तक अगर फ्रेट चार्जेस पे किया आपने, मटेरियल कोची एयरपोर्ट से, कोची पोर्ट से मान लीजिए मिडल ईस्ट भेजा, उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस लगे, अगर 1 अक्टूबर 2022 ऑनवर्ड अगर ये गया है तो वो टैक्सेबल है, उसके पहले टैक्स एग्जम्प्ट है। याद रखना 19C सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज है वो टैक्स एग्जम्प्ट है, ठीक है। तो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज जो इसरो ये सब करती है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। अब ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज बाय रेल और वेसल की करते हैं, किस मामले में, रिलीफ मटेरियल, कोची में बाढ़ आ गई तो रिलीफ मटेरियल भेजा, ठीक है। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट या न्यूज़पेपर और मैगजीन की जो सर्विसेज है वो टैक्स एग्जम्प्ट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर्स, पल्सेज एंड राइट एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सब टैक्स एग्जम्प्ट है। अब इसके अंदर एक अमेंडमेंट मई 2023 के लिए रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल,
तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे इक्विपमेंट या मटेरियल, तो ये क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ऑमिट कर दिया। तो नाउ दिस इज नो मोर एग्जम्पशन। ऐसे सीरियल नंबर 21 जीटीए के अंदर भी ये सेम है, ये सेम के सेम जो हमने देखा है, ये पूरे के पूरे वही है। तो आपको याद नहीं करना, तो चाहे जीटीए हो या ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल हो, दोनों के मामले में अगर इन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट ऐसा वगैरह वगैरह, तो ये सब टैक्स एग्जम्प्ट है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, इसके अंदर भी अमेंडमेंट है। जो 1500 750 हुआ करता था, 750 1500 सिंगल कंसाइनी, ठीक है, वो सब जो होता था पूरा ट्रक, तो ये जो 750 1500 जो मैंने समझाया था, ये स्ट्राइक ऑफ हो गया। तो यानी कि अब नो मोर दिस इज एग्जम्पशन इज अवेलेबल। तो जो फ्रेट चार्जेस होते थे अंटिल अप टू सर्टेन लिमिट 750 1500 जो टैक्स एग्जम्प्ट होता था, वो अब टैक्सेबल हो गया है, वो टैक्सेबल हो गया, याद रख लो, ये टैक्सेबल हो गया है। और बाकी ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, ये सेम है, जीटीए, रेल, वेसल। तो आप लोगों के लिए अच्छा हो गया, ज्यादा याद नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसके अलावा जीटीए अगर इनके अलावा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड सीटीपी को देता है सर्विसेज, तो ये क्या है, टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन रेसिपिएंट अगर ये है तो टैक्सेबल है। और कौन पे करेगा, कौन पे करेगा, इसको इंटरलिंक याद रखो। जीटीए अगर फॉरवर्ड चार्ज ऑफ नहीं करता, तो रेसिपिएंट टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज पे करेगा। इंटरलिंकिंग हो गई। तो जीटीए फॉरवर्ड चार्ज लेता है तो जीटीए पे करेगा, अदरवाइज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो जीटीए ऑप्ट करता नहीं करता, जीटीए के ऊपर है। और उसके अलावा अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड सीटीपी को दिया है, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। इसके अलावा जीटीए अगर ये इन डिपार्टमेंट को देता, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सबको, जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन किस लिए लिया उन्होंने, क्योंकि उनकी टीडीएस की लायबिलिटी है, लेकिन वो कोई बिजनेस में नहीं है, तो ये टैक्स एग्जम्प्ट है। ये सेम एक्सक्लूजन इधर भी है, ठीक है। तो अब आप इजीली इंटरलिंक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरियल नंबर 22 हायरिंग पे दी गई स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, ओके, मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड आज का व्हीकल आती है, वो भी है 12 मोर देन 12 पैसेंजर, या जीटीए को ट्रक जीटीए ने किराए पे लिया, ठीक है, या मोटर व्हीकल फॉर स्कूल बस है सब। जो स्कूल है वो कब तक कहां तक एजुकेशन देती है, प्री स्कूल एजुकेशन है, एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी, तो ये टैक्स एग्जम्प्ट है, ओके। जो हायरिंग चार्जेस लेगा बंदा सप्लायर, ओके, जीटीए से, मान लो जीटीए ने ट्रक लिया है हायरिंग के ऊपर, खुद का ट्रक नहीं, उसने किराए पे लिया, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट होगा, हायरिंग चार्जेस जो भी पे किया। इसके अलावा जो टोल चार्जेस है वो टैक्स एग्जम्प्ट है। टोल चार्जेस के अंदर जो हम लोग हाईवे यूज करते हैं, टोल चार्जेस पे करते हैं, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। अब कई बार क्या होता है, जो ट्रक के ऊपर 10 टन के ट्रक की कैपेसिटी, लेकिन 12 टन माल भरा हुआ है, 12 टन माल भरा हुआ है, तो ये जो टोल वाले होते हैं ना, ये उसको भी नहीं छोड़ते, बोलते भैया ओवरलोड है, तूने मेरा जो सड़क है उसके ऊपर ज्यादा वजन रखा है, तो वो ओवरलोडिंग चार्जेस लेते हैं, जो एक तरह से टोल चार्जेज, ये एक्स्ट्रा टोल चार्जेज है। तो सीबीआईसी ने बोला वो टैक्सेबल है, नहीं सॉरी, वो भी एग्जम्प्ट है, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से टोल चार्जेज है, ओवरलोडिंग चार्जेस। इसके अलावा एक क्लेरिफिकेशन हो रहा है, अब आजकल आप लोगों को मालूम है कि नेशनल हाईवे के ऊपर फास्टैग कंपलसरी है, फास्टैग कंपलसरी है। तो जिसके पास फास्टैग नहीं, उसको अगर वो केस में टोल चार्जेस पे करेगा तो उसको डबल पे करना पड़ता है। तो 100 रुपीज टोल चार्जेज है, अगर उसके पास फास्टैग नहीं है तो वो केस में पे करेगा तो वो 200 पे करेगा। तो क्वेश्चन सीबीआईसी के पास गया कि भाई ये जो 200 अब डबल टोल चार्जेस पे कर रहा है, तो ये क्या टैक्स एग्जम्प्ट होगा? तो सीबीआईसी ने बोला सेम ट्रीटमेंट भाई साहब, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो 100 फास्टैग के थ्रू पे करे या केस के अंदर 200 डबल पेनल्टी के साथ में पे करे, दोनों ही टैक्स एग्जम्प्ट है। ओवरलोडिंग चार्जेस भी टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 23A, रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी इज टैक्स एग्जम्प्ट, ठीक है, ये टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर मान लो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए कोई एन्युटी पे की जाती है तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, ओके। सीरियल नंबर 24, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस का, चाहे वो लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग है, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन लोडिंग अनलोडिंग ये सब टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है, वेयर हाउसिंग ही टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन राइस के लिए लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज ये भी टैक्स एग्जम्प्ट। तो याद रखना
ये बात को। इसके अलावा दो अमेंडमेंट है इसके अंदर, सीरियल नंबर 24B एंड 24C के अंदर, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ सेरेलस, पल्सेज, फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो केवल स्टोरेज और वेयर हाउसिंग इन्होंने टैक्स एग्जम्प्ट किया है, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग इधर नहीं लिखा है, याद रखना। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सेरेलस, पल्सेज, फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मैंने इंटरलिंक कर दिया था जब हमने सीरियल नंबर 6, 7, 8, 9 डिस्कस किया था, तो गवर्नमेंट सर्विसेज याद कर लो। तो ये केवल टैक्स एग्जम्प्ट है, इसके अलावा कोई भी सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अब वो टैक्सेबल हो गया, और ये आप लोगों के लिए अमेंडमेंट है मई 2023 के लिए। सीरियल नंबर 25, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन होता है उसके जो चार्जेज होते हैं वो टैक्स एग्जम्प्ट है, लेकिन जो डिस्कॉम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डुप्लीकेट बिल ये सब के चार्जेस लेती है, मीटर शिफ्टिंग के लिए चार्जेस लेती है, मीटर का रेंट लेती है, वो टैक्सेबल है, सीबीएसई ने पहले क्लेरिफाई किया हुआ है। सीरियल नंबर 26, मई 2023 के लिए अमेंडमेंट, सर्विसेज बाय द आरबीआई जो एग्जम्प्ट हुआ करता था अब उसको ऑमिट कर दिया, यानी ये क्या हो गया, आरबीआई कोई सर्विस देगा किसी को भी तो वो क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए भाई। फिर सीरियल नंबर 27, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स और एडवांसेज, तो इंटरेस्ट और इसके ऊपर डिस्काउंट, मतलब एलसी के ऊपर डिस्काउंट होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होगा, टैक्स एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, इसको आप याद रखना। जो डेलकेडर एजेंट है जो हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 के अंदर, वो वाला, ठीक है। तो डीसी अगर पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट है तो ये टैक्स एग्जम्प्ट नहीं होगा, जो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, अदरवाइज वो टैक्स एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट डिस्काउंट टैक्स एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट सेल ऑन परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, ये भी टैक्स एग्जम्प्ट है। ओके, लेकिन याद रखना क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है। इसके अलावा आप लोन लेते हो, बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस ये सब जो लेता है वो टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है। सीरियल नंबर 27A, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो मोदी जी ने चालू की थी, जीरो बैलेंस वाले, वो टैक्स एग्जम्प्ट है, वो सर्विसेज। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ अंडर एंड ये नेशनल पेंशन सिस्टम, ये टैक्स एग्जम्प्ट है। आर्मी, नवल एंड एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड, लाइफ इंश्योरेंस टैक्स एग्जम्प्ट है। लाइफ इंश्योरेंस जो मैंने हाईलाइट करके रखा, नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू द पर्सनल ऑफ कोस्ट गार्ड, ये भी टैक्स एग्जम्प्ट है। पुलिस फोर्स वाला लाइफ इंश्योरेंस वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है, इतना याद रखना आप लोगों को। ईएसआईसी की जो सर्विसेज होती है वो टैक्स एग्जम्प्ट है। ईपीओपी की सर्विसेज, पीएफ की, ये होता है ईएसआईसी, ध्यान है ना, तो ईएसआईसी, ईपीएफओ ये टैक्स एग्जम्प्ट है। कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन टैक्स एग्जम्प्ट। एनपीएस जो अपन एनपीएस लेते हैं ना, जिसमें अपने को एडिशनल डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स के अंदर, तो ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फी लेते हैं उसके लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फी वो चार्ज करती है एनपीएस ट्रस्ट, बेसिकली वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 32, 33 ओमिट कर दिया गया मई 2023 के लिए नया अमेंडमेंट। याद रखो, जो आईआरडीए पहले सर्विसेज देता था या जो सेबी सर्विसेज देता था, ओके, वो टैक्स एग्जम्प्ट हुआ करती थी, अब वो टैक्सेबल हो गई है, क्योंकि ये अमेंडमेंट है, इन्होंने सीरियल नंबर 32, 33 को ओमिट कर दिया, यानी कि अब ये टैक्सेबल हो गया है। याद रखना, आईआरडीए की सर्विसेज एमसीक्यू आ सकता है और सेबी की सर्विसेज टैक्सेबल हो गई है। सीरियल नंबर 34, 2000 रुपीज तक आपने कार्ड स्वाइप किया, उसके ऊपर जो बैंक चार्जेस लेता है, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है मेन लेक्चर के अंदर, तो अब वो रिवीजन लेक्चर में इतना नहीं समझा सकता, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है, उससे ज्यादा पूरा टैक्सेबल है। सीरियल नंबर 34A जो ये गारंटी देती है, कौन गारंटी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने पीएसयू को, इंडियन ऑयल को लोन चाहिए, उन्होंने गारंटी दी, इसके लिए गारंटी कमीशन जो चार्ज किया, ओके, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। ओके, फिर ये जनरल इंश्योरेंस स्कीम, याद रखो ये क्या है, सोशल कोच के लिए जो स्कीमें हैं ये टैक्स एग्जम्प्ट था, लेकिन नॉर्मली जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो टैक्स एग्जम्प्ट नहीं होता, जैसे हेल्थ पॉलिसी, मोटर क्लेम, ये सब टैक्स एग्जम्प्ट नहीं होता, ट्रेवल इंश्योरेंस है सब। लेकिन ये जो सोशल सर्विसेज के लिए, मतलब बेचारे जो आदिवासियों है सब के लिए, जो है गाँव वालों के लिए, फार्मर के लिए, क्रॉप है सब के लिए, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। फिर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ऐसे ही जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, तो ये नाम जब आए तो आपको याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री, ये सब यार सोशल सर्विस के लिए है, तो इसे सोशल वेलफेयर बेसिकली, तो ये टैक्स एग्जम्प्ट है। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस अगर कवरेज अप टू 2 लाख रुपीज है तब टैक्स एग्जम्प्ट है, 2 लाख को क्रॉस करते पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज जो एलआईसी ये सब से अपन जो इंश्योरेंस लेते हैं वो टैक्सेबल है, वो टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है। अब इनकी जो री इंश्योरेंस है
सीरियल नंबर 35, 36 जो ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है या जो जनरल इंश्योरेंस है, इसकी जो री इंश्योरेंस है वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है। अगर ये एग्जम्प्ट है तो इसका री इंश्योरेंस भी टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 40 हम बाद में देखेंगे। री इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी जो री इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अपना रिस्क उनको दे सकती है, जैसे म्यूनिक री, जीआईसी, स्विस री, ये री इंश्योरेंस कंपनियां। तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी 50% रिस्क अपना उनको दे दे, तो अगर कोई क्लेम आएगा तो 50% वो बोन करेंगे, 50% इंश्योरेंस कंपनी बोन करेगी। अटल पेंशन योजना की सर्विसेज जो कंट्रीब्यूशन उसके अंदर वो टैक्स एग्जम्प्ट है। कोई भी पेंशन स्टेट गवर्नमेंट जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये सब के लिए रखती है, वो जो पेंशन की सर्विसेज देती है वो टैक्स एग्जम्प्ट है। ओके, इसके अलावा बिजनेस फैसिलिटेटर, रूरल एरिया ब्रांच, ये सब में किसको देता है भाई? बैंकिंग कंपनी ये सबको देता है, इंटरमीडियरी या इंश्योरेंस कंपनी को देता है, तो ये टैक्स एग्जम्प्ट है। रूरल एरिया क्या है? सिंपल है, जो आरबीआई बोलता है कि ये रूरल एरिया वो है जो बेसिकली अर्बन एरिया नहीं है, तो वहां सर्विसेज जो देता है रूरल एरिया ब्रांच को, रिमेंबर ये ब्रांच रूरल एरिया होनी चाहिए, तो उसके लिए जो चार्ज करेगा वो बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी को, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। आईएफएससी की सर्विसेज जो मल्टी सर्विस एक्सचेंज में जो इंडियन करेंसी के अलावा जो सर्विसेज देती है, इतना याद रखना, यही पोर्शन नीचे का भूल जाओ, ठीक है, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 40 जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी जो इंश्योरेंस स्कीम है जिसका प्रीमियम वो पे करते हैं वो टैक्स एग्जम्प्ट है। और सीरियल नंबर 36 क्या बोलता है? इसका री इंश्योरेंस भी टैक्स एग्जम्प्ट सीरियल नंबर 36 है, ठीक है। सीरियल नंबर आपको ऐसे भी याद नहीं करना। सीरियल नंबर 41 अपफ्रंट अमाउंट, लॉन्ग टर्म लीज, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो ये रिको होता है, जैसे जीआईडीसी है, एमआईडीसी है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म लीज के लिए देती है 30 इयर्स और मोर, और वो अपफ्रंट अमाउंट चार्ज करते हैं। हो सकता है ये इंस्टॉलमेंट में दे, लेकिन अपफ्रंट अमाउंट चार्ज है कि भाई 1 करोड़ रुपीज पे करना, हो सकता है 2 साल में ईएमआई के अंदर पे किया जाए, तो ये टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है कि जिस पर्पज के लिए दी गई है, तो आपको फैक्ट्री बनाने के लिए दी गई है तो फैक्ट्री के लिए ही हो सकती है, ऐसा नहीं आप उधर होटल खड़ा कर दो। अगर होटल खड़ा कर दिया तो जो ये एग्जम्पशन हुआ ये विड्रॉ हो जाएगा और इसके ऊपर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी। ओके, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी। और अगर मान लीजिए इसको बाद में सब लीज भी किया जा सकता है, तो उसके अंदर भी ये कंडीशन रहेगी कि जिस पर्पज के लिए दिया गया उसी पर्पज के लिए यूज होगा। अगर वो उसके ऊपर चेंज हो गया, मतलब पर्पज चेंज कर दिया गया, तो फिर क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा और इंटरेस्ट पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी अदर देन टैक्सेस। अब इसके ऊपर क्या होता है कि काफी बार प्रेफरेंशियल, अब ये अमेंडमेंट आप लोगों के मई 2023 के लिए जो ये अपफ्रंट अमाउंट होता है, ये लोग डिसाइड करते समय देखते हैं कि प्रेफरेंशियल लोकेशन है क्या। तो मान लीजिए कोई रोड पे है, कोई रोड के थोड़े इंटीरियर एरिया में, तो इंटीरियर एरिया के चार्जेस कम होंगे, लीज चार्जेस। लेकिन अगर कोई मेन एरिया में है, मेन रोड के ऊपर है, कॉर्नर प्लॉट है, तो उसके क्या चार्जेस ज्यादा होते हैं। ये लोग लेते हैं उसके ऊपर प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, उसका प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो क्वेश्चन ये गया सीबीआईसी के पास, क्या ये टैक्स एग्जम्प्ट होगा? तो सीबीआईसी ने बोला हाँ, ये पीएलसी चार्जेस जो एडिशनल होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका 500 गज का प्लॉट है, अंदर की तरफ है, गवर्नमेंट आपकी जो इंडस्ट्रियल बॉडी है वो बोलती 1 करोड़ रुपीज, आपका मेन लोकेशन के अंदर कॉर्नर का मेन रोड हाईवे के ऊपर है, तो बोलती है अरे आपको 20 लाख रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो ये प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेज है, तो ये भी टैक्स एग्जम्प्ट है। सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया। ओके, सो एलिजिबल फॉर, तो एक्स्ट्रा जो चार्ज ले रहे प्रेफरेंशियल लोकेशन के लिए ये टैक्स एग्जम्प्ट है। ये आप लोगों के लिए मई 2023 के लिए अमेंडमेंट है। सीरियल नंबर 41A एंड 41B, रिमेंबर बहुत ही सिंपल है कि अगर शेड्यूल 3 का आइटम है सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड तो टैक्स एग्जम्प्ट है सीरियल नंबर पैरा नंबर 5 शेड्यूल 3 के अंदर। लेकिन अगर सेल ऑफ बिल्डिंग यानी सीसी के बाद कंसिडरेशन मिलता है बिल्डर को, तो वो हम क्या बोलते हैं, नीडर सप्लाई गुड्स नो सप्लाई सर्विसेज। लेकिन उससे रिलेटेड जो टीडीआर एफएसआई है वो टैक्सेबल हो जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेल करता है तो टीडीआर एफएसआई को एग्जम्प्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। और याद रखना ये रिवर्स चार्ज इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो अगर एग्जम्प्ट नहीं है तो रिवर्स चार्ज कौन पे करेगा? प्रमोटर पे करेगा, यानी बिल्डर। ओके, तो अगर वो शेड्यूल 3 का आइटम है तो उससे रिलेटेड अगर टीडीआर एफएसआई है तो वो टैक्सेबल है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है ना, तो उन्होंने बोला यार डबल टैक्सेशन नहीं, टीडीआर एफएसआई एग्जम्प्ट। तो गवर्नमेंट आप लोग खुश होते हो शेड्यूल 3 देख के, अरे
सर टैक्स नहीं पे करना, लेकिन टीडीआर एफएसआई के ऊपर पे करना पड़ेगा और प्रमोटर रिवर्स चार्ज के अंदर पे करेगा, इंटरलिंकिंग। ठीक है। सीरियल नंबर 42 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जिसको लाइसेंस कब मिला 1 अप्रैल 2016, लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस जो गवर्नमेंट को मिलेगा वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 43 पहले डिलीट हो चुका है, तो अब इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन जो लीजिंग करती है इंडियन रेलवे को, वो टैक्सेबल है। इंक्यूबेटी किसको बोलते हैं? जिसका टर्नओवर अप टू 50 लाख रुपीज है, ठीक है, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 45 इसको इंटरलिंक करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के साथ में। सो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दी जाती है तो वो टैक्सेबल। मैंने बोला पाव भाजी वाले ने ली, बेचारे का टर्नओवर 3 लाख रुपए तक ही है साल का एग्रीगेट टर्नओवर, तो वो टैक्सेबल है। टैक्सेबल है ना, है कि नहीं है? कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी पे करेगा। पाव भाजी वाला भी बिजनेस करता है, लेकिन किंतु परंतु सीरियल नंबर 45 के साथ इंटरलिंक करेंगे तो ये बोलता है भाई ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर इतना ही है, जैसे पाव भाजी वाला हमारे एग्जांपल के तौर पे एग्रीगेट टर्नओवर जिसका 3 लाख है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो उसके लिए टैक्स एग्जम्प्ट है। और अगर बिजनेस एंटिटी के अलावा पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिठाया, तलाक तक नौबत पहुंच गई, लेकिन वो रिजोल्व करने के लिए बैठ गया, या फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, तो वो बिजनेस एंटिटी नहीं है ना, तो उसको सर्विसेज दी तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। ठीक है। या ऐसी किसी बिजनेस एंटिटी को दी जो मतलब नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, जैसे पाव भाजी वाला बेचारे का 3 लाख का टर्नओवर, तो उसके लिए टैक्स एग्जम्प्ट है, तो उसको रिवर्स चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। यानी जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है उसके लिए ये टैक्सेबल होगा, प्लस हु इज गोइंग टू पे? बिजनेस एंटिटी इज गोइंग टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ओके। या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विसेज दी तो टैक्स एग्जम्प्ट है। फिर ऐसे लीगल सर्विसेज, पार्टनरशिप फर्म, एडवोकेट या इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन ए सीनियर एडवोकेट, लीगल सर्विसेज आपस में ही देते तो टैक्स एग्जम्प्ट है। ठीक है। बिजनेस एंटिटी नहीं है, डाइवोर्स का केस है पति पत्नी के बीच में, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। या ऐसे बिजनेस एंटिटी, हमारे पाव भाजी वाले ने लीगल सर्विसेज ले ली, उसको सच पाव भाजी वाला इज नॉट सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन, उससे जो चार्जेस लिए गए एडवोकेट ने या फर्म ऑफ एडवोकेट ने, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट है सबको लीगल सर्विसेज दी गई तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। ऐसे सीनियर एडवोकेट भी एनी अदर देन बिजनेस एंटिटी टैक्स एग्जम्प्ट। या ऐसी कोई बिजनेस एंटिटी विच इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दी गई तो ये टैक्स एग्जम्प्ट है। अगर ये टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, तो कौन पे करेगा? याद रखना लीगल सर्विसेज बिजनेस एंटिटी ने जो ली, जो एक्चुअल पेटिशनर, लिटिगेंट या एप्लीकेंट है, वो पे करेगा। ओके। चलिए, वेटरनरी क्लिनिक, जानवरों का जो अस्पताल की जो सर्विसेज होती है वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 47 कोई भी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, उसके लिए गवर्नमेंट जो चार्जेस देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी लॉ के अंदर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फी ली जाती है, किसी और नाम से ली जाती है, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक और सर्टिफिकेशन की जो फीस होती है वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है। इसके अंदर सीबीआईसी का पहले सर्कुलर आया हुआ कि जो सीट टेस्टिंग होती है, सीट की क्या क्वालिटी है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो तमिलनाडु के अंदर एक बॉडी है वो ग्रेडिंग करती है सीट का, टेस्टिंग करके लेबोरेटरी के अंदर, अच्छा ये ए ग्रेड का सीड है, अच्छी फसल आएगी, ये बी ग्रेड का या ये सी ग्रेड का, तो ये जो सीड टेस्टिंग सर्विसेज है ये टैक्स एग्जम्प्ट है। अब वो उसके साथ में सर्टिफिकेट जो करती है, सर्टिफिकेट चार्जेस लेती है ये टेस्टिंग के लिए, प्लस सर्टिफिकेट चार्जेस लेती है, प्लस वो टैग देती है कि भाई बोरी के बाहर लगा दो टैग कि ये ए ग्रेड का है या बी ग्रेड का है या सी ग्रेड का है, तो उसके टैग के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करती है। तो ये कंपोजिट सप्लाई है, तो सीबीआईसी ने बोला वो भी टैक्स एग्जम्प्ट होगा, उस टैग के लिए, चाहे वो पेपर का हो, कपड़े का हो, वो एक्स्ट्रा चार्ज करती है, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन वो किसी से खरीदती है बनवा के तो वो टैक्सेबल होगा। सीरियल नंबर 47A एफएसएसआई की सर्विसेज, आप फूड बिजनेस में हो, लेज के बिस्किट बनाते हो, भुजिया बनाते हो, तो एफएसएसआई का लाइसेंस चाहिए, तो एफएसएसआई का लाइसेंस लोगे तो वो फी लेती है, तो वो पहले टैक्स एग्जम्प्ट हुआ करता था, लेकिन मई 2023 के लिए याद रखना है क्योंकि इस एंट्री को ओमिट कर दिया है तो ये टैक्सेबल हो गया है। सीरियल नंबर 48 taxable service provided or to be provided by a technology business incubator, science and technology entrepreneurship park, tax exempt, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या पीटीआई, यूएनआई क्या करते हैं भैया, न्यूज देते हैं, न्यूज के लिए उनको पैसा मिलता है तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है।
पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर जाके आप बुक वुक लेते हो किराए पे, तो वो सब टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 51 ऑमिट कर दिया है, जीएसटीएन, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी के लिए जो भी चार्जेस लगाए वो टैक्स एग्जम्प्ट हुआ करते थे, अब ये ऑमिट हो गया है। ओके, मई 2023 के लिए एग्जाम्पशन। सीरियल नंबर 52 सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। तो बिजनेस एग्जीबिशन, आप इंडिया का मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आपको जर्मनी के अंदर एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो उसकी आपने सर्विसेज ली, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 52A न्यू अमेंडमेंट फॉर मई 2023, दिस इज इंसर्टेड, जो नई एंट्री है, एक फ्रेंच बंदा सिटीजन ऑफ फ्रांस वुड लाइक टू कम टू इंडिया एंड नेपाल। वो घूमने के लिए आना चाहता है इंडिया एंड नेपाल। वो एक जो टूर ऑपरेटर है, जो इंडियन टूर ऑपरेटर है, उसको हायर करता है और बोलता है कि भाई मेरा इंडिया घूमने का प्लान और नेपाल भी घूमने का प्लान है, मेरे को एक पैकेज बना के दे और उसके लिए मेरे को टोटल चार्ज बता दे, इटिनरी बना और टोटल कंसिडरेशन मेरे को बता दे, ठीक है। तो ये टूर ऑपरेटर बना देता है, इंडियन टूर ऑपरेटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो जो टूर है वो कुछ इंडिया के अंदर होगा, कुछ इंडिया के बाहर होगा, नेपाल। ओके, तो सीरियल नंबर 52A बोलता है कि पूरा का पूरा एग्जम्प्ट नहीं होगा, जो प्रपोर्शनेट इंडिया के बाहर होगा, यानी जो नेपाल के लिए होगा, ठीक है, वो टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, अब इसको प्रोपोर्शनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको एक बात का ध्यान रखना, एग्जम्पशन हम बाद में समझेंगे। 12 घंटे या 12 घंटे से ज्यादा है तो उसको पूरा दिन काउंट किया जाएगा, पूरा दिन काउंट किया जाएगा। मान लीजिए नेपाल के अंदर ये बंदा 10 दिन का टूर है, नेपाल के अंदर 2.7 डेज के लिए है, तो कितना माना जाएगा, नेपाल के अंदर 3 डेज माना जाएगा और इंडिया के अंदर 7 डेज। ओके, सिंपल है। अब एग्जम्पशन कितना होगा, तो जो प्रपोर्शनेट कंसिडरेशन होगा ये 3 डेज के लिए, ये या जो टोटल कंसिडरेशन है उसका 50%, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। चलो एग्जांपल देखते हैं। 3 डेज इन इंडिया, 2 डेज इन नेपाल। तो ये जो फ्रेंच बंदा है ये 3 दिन इंडिया के अंदर रहता है, 2 दिन नेपाल के अंदर रहता है, ठीक है। ये 2 डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए 1.7 डेज के लिए रहा तो उसको पूरा हम राउंड ऑफ कर देंगे 2 डेज। अगर ये 1.3 डेज के लिए नेपाल में रहता है तो कितना हो जाएगा, 1 डे हो जाएगा, बाकी के 4 दिन हम इंडिया में मानेंगे, ठीक है, जो मैंने 12 आवर्स या 12 आवर्स से ज्यादा अभी आपको बताया। तो इस एग्जाम्पल के अंदर 3 डेज इन इंडिया, 2 डेज इन नेपाल, इसके लिए जो टूर ऑपरेटर, इंडियन टूर ऑपरेटर, वो टोटल कंसिडरेशन चार्ज करता है 1 लाख रुपीज। तो अब इसको प्रपोर्शनेट करेंगे तो नेपाल के लिए कितना हो जाएगा, 40,000 या फिर 50,000, विच एवर इज लेस। तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 40,000 मिलेगा, यानी 60,000 के ऊपर टूर ऑपरेटर जीएसटी चार्ज करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, 2 डेज इन इंडिया, 3 डेज इन नेपाल, 319 नेपाल। ओके, तो इसके लिए कंसिडरेशन उसने कितना चार्ज किया, 1 लाख रुपीज। तो प्रोपोर्शनेट कितना होगा, 60,000 या 50% टोटल कंसिडरेशन का 50,000। तो विच इज लेस, तो 50,000 एग्जम्प्ट होगा, बाकी का 50,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, 2.5 डेज इन इंडिया, 3 डेज इन नेपाल, इसके लिए कंसिडरेशन चार्ज किया गया 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5.5, तो नेपाल का प्रोपोर्शनेट हो गया 54,545 या 50,000, 50% ऑफ कंसिडरेशन, विच इज लेस, तो 50,000 टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ये न्यू एंट्री इंसर्ट की गई है, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लो। सीरियल नंबर 53, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, जो कौन करता है, यूनिवर्सिटी करती है या नेशनल स्पोर्ट्स को फेडरेशन, ये सब जो करता है, ओके, या पंचायत करती है, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है उसकी स्पॉन्सरशिप। मान लीजिए इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन स्पोर्टिंग इवेंट है, उसको रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने स्पॉन्सर कर दिया, पैसा दे दिया, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है, तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच है, क्रिकेट मैच, ठीक है, उसको कोई ट्रॉफी का नाम दे दिया गावस्कर बॉर्डर, गावस्कर बॉर्डर कॉपी ट्रॉफी, सॉरी नॉट कॉपी, ट्रॉफी, ठीक है, और उसको रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड या सैमसंग ने स्पॉन्सर कर दिया, तो जो उन्होंने स्पॉन्सरशिप फी पे की बीसीसीआई को, वो टैक्स एग्जम्प्ट होगा। लेकिन जो आईपीएल
का स्पॉन्सरशिप है वो टैक्स एग्जाम नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा। सीरियल नंबर 53A ओमिटेड फ्रॉम हियर, ये पे डुप्लीकेशन था, इधर भी था और सीरियल नंबर 54 में भी था। ये क्या था, फ्यूमिगेशन इन ए वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फ्यूमिगेशन यानी जिससे उससे जीव जंतु नहीं पड़े, रसायन ये सब का छिड़काव होता है, केमिकल ये सब का, जिससे कि जीव जंतु नहीं पड़े। ओके तो ये जो सर्विसेज थी वो टैक्स एग्जम्प्ट हुआ करती थी। अब इसको क्योंकि यहां भी ओमिट कर दिया, डुप्लीकेशन था दोनों में था, दोनों जगह से ओमिट कर दिया, यानी कि अब ये सर्विसेज जो फ्यूमिगेशन की सर्विसेज है वेयर हाउस के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, याद रखना वो टैक्सेबल है। सीरियल नंबर 54 जो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट द रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन याद रखना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में सबको ही शामिल है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल, जैसे कि आप मछली पालन करते हो, मुर्गी पालन करते हो, वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। लेकिन अगर हॉर्स को पालते हो तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, यानी उसके रिलेटेड सर्विसेज टैक्सेबल, बाकी सारे जानवरों की जो रेयरिंग होती है वो सब टैक्स एग्जम्प्ट है। ओके क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में शामिल हो गए, तो ये सारी सर्विसेज टैक्स एग्जम्प्ट है। इसके अलावा जो एपीएमसी सर्विसेज देती है, आपने देखा होगा वासी के अंदर एपीएमसी है जिसको हम कृषि मंडी करते हैं, ठीक है, वो सर्विसेज भी टैक्स एग्जम्प्ट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की सर्विसेज, बेचारे फार्मर है सबको एजुकेशन देना कि भाई आपको अगर कम मेहनत के अंदर ज्यादा पैदावार आप कैसे कर सकते हो, ये सीड यूज करो, तो ये सबकी जो एजुकेशन या ट्रेनिंग है इसकी सर्विसेज भी टैक्स एग्जम्प्ट है, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, आपका खेत है, ओके आप कोई कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो कि भाई मेरे को लेबर सप्लाई कर, मेरे को खेती करनी है, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। मशीनरी ये सब लेते हो आप रेंटिंग के लिए, या मान लीजिए आपकी जो लैंड है वो आप किराए पे देते हो, उसके लिए किराया मिलता है, ये सारी टैक्स एग्जम्प्ट है। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टैक्स एग्जम्प्ट है। और याद रखना राइस की भी टैक्स एग्जम्प्ट है, जिसका सीरियल नंबर हमने पहले देखा था एंट्री। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज मैंने पहले ही बोल दिया। एपीएमसी जो कमीशन वमीशन चार्ज करेगी, कमीशन का जो ये कृषि मंडी, वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 55 इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस है, जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेलिंग ऑफ ऑल लाइफ्स ऑफ एनिमल, ये भी टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन माइलिंग ऑफ पेडी, माइलिंग ऑफ पेडी क्या होता है, जो ये राइस होता है उसके ऊपर कवर रहता है ब्राउन कलर का, उसको निकालना, ठीक है, वो टैक्सेबल है, वो एग्जम्प्ट नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक हॉर्सेस के अलावा टैक्स एग्जम्प्ट है, बफेलो सबका हो तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। ये सीरियल नंबर 56 मई 2023 के लिए अमेंडमेंट इन्होंने ओमिट कर दिया है। क्या ओमिट किया, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल ओमिट हो गया, यानी स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल की जो सर्विसेज है बूचर खाने ये सब की, वो टैक्सेबल हो गई है। फिर सीरियल नंबर 57 सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल विद डू नॉट चेंज और अल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेड फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये टैक्स एग्जम्प्ट है। तो आम को पकाने के लिए जो सर्विसेज ली जाती है, राइपनिंग, प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग या वैक्सिंग की जाती है, ये सारी टैक्स एग्जम्प्ट है। बस एक ही शर्त है कि भाई जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है उसको आम को आम ही बोलो, मैंगो को मैंगो ही बोलो, एप्पल ही बोलो, बाजार में उसी नाम से जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका नाम ही चेंज हो गया, ठीक है, तभी वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट टैक्स एग्जम्प्ट। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो लोकेटेड है इंडिया के अंदर, वो जो अपनी सर्विसेज देती है, वीजा सर्विसेज ये सब, वो सब टैक्स एग्जम्प्ट है। रिलीजियस पिलग्रिमेज, ओके, स्पेसिफाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है अंडर बायलेटरल अरेंजमेंट जो सर्विसेज देती है वो टैक्स एग्जम्प्ट है, जैसे हज की सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट पासपोर्ट इशू करने के लिए, वीजा इशू करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के लिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी चार्जेस लेती है, ठीक है, तो वो चार्जेस टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 61 है ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू ए गुड्स कैरियर टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया कंटिन्यूअस स्टेट। तो हर जो ट्रक वाला है उसको नेशनल परमिट चाहिए, नेशनल परमिट अगर वो नहीं लेता है तो क्या होगा कि वो अगर एक गुजरात से, मान लीजिए गुजरात का ही परमिट है, गुजरात से महाराष्ट्र जाता है तो उसको एंट्री टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये ट्रक वालों को इनको नेशनल परमिट लेना पड़ता है, उसके लिए वो फी पे करते हैं, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 62 गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, टाइम पे काम पूरा नहीं हुआ तो वो पेनल्टी लगाती है,
ठीक है, पेनल्टी लगाती है, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस, तो वो कंसीडरेशन किसको मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है। फाइन या लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम क्वांटिफाई कर पाते हैं, जो क्वांटिफाई नहीं कर पाते उसको क्या बोलते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेज, जहां कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट होता है उसको बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, तो ये जो पेनल्टी या फाइन किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 63, गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है, इंडिविजुअल फार्मर को फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेडिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल, किस वे में करती है, असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये टैक्स एग्जम्प्ट, तो उसके लिए जो वो चार्जेस लेगी। इसका सीरियल नंबर 64, अगेन गवर्नमेंट असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज एनी नेचुरल रिसोर्सेज, ये किसी को भी दे सकती है वो, लेकिन इसमें टाइम पीरियड अप टू 1 अप्रैल 2016, उसके लिए जो वो कंसिडरेशन चार्ज करती है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में भी ले, लेकिन अपफ्रंट डिसाइड हो जाता है, ठीक है, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 65, कस्टम के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई वर्किंग डे के अंदर, वर्किंग आवर्स के अंदर ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट क्लियर हो सकता है, उसके बाद में होता है हॉलीडे के अंदर, तो कस्टम डिपार्टमेंट चार्ज करता है, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, तो वो सर्विसेज जो कस्टम डिपार्टमेंट देगा वो टैक्स एग्जम्प्ट है। यू कैन अप्लाई फॉर इंफॉर्मेशन द राइट टू एक्ट, आरटीआई एक्ट, इनफैक्ट आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी भी मंगा सकते हो, उसके लिए आपको 10 रुपए जो पे करना पड़ता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 65B, ईआरसीसी एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ओके, जिसको एक्सेस रॉयल्टी का ठेका दे दिया जाता है, तो जिसके ऊपर टैक्स का पेमेंट हो गया है और उसकी भी लाइबिलिटी आती है टैक्स की, तो याद करो ये एग्जम्पशन नहीं है, ये बेसिकली जो उसकी एक्सेस रॉयल्टी के ऊपर जिसके ऊपर टैक्स का पेमेंट कर चुका है, माइनिंग लीज होल्डर, वो टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा, डबल टैक्सेशन नहीं होने के लिए। अब ये पूरा प्रोसेस क्या है या ये कैसे काम करता है, ये अब मैं रिवीजन लेक्चर में तो समझा नहीं सकता। अगर किसी को ये ईआरसीसी नहीं समझ में आया तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ईआरसीसी का ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं समझता बिटवीन माइनिंग लीज होल्डर, ईआरसीसी एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो मेरा एक वीडियो है पुराना, हो मैं इसको प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा, वो देख लीजिए, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको ये एंट्री याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ईआरसीसी जो उसको एक्सेस रॉयल्टी मिलती है, जिसके ऊपर बेसिकली माइनिंग लीज होल्डर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया है, तो उसको वापस टैक्स पे नहीं करना है, इसलिए ये एग्जम्पशन दिया गया है डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। एक्चुअल में ये कोई एग्जम्पशन नहीं है, मेरा वीडियो देख सकते हो ईआरसीसी के ऊपर, इस सीरियल नंबर 65B को मैंने डिटेल में समझाया है, दैट इज क्रिस्टल क्लियर। ओके, सीरियल नंबर 66, एजुकेशन सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज। अब इसमें याद रखना है, इसमें 3 क्लोज है। क्लोज ए, सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन शामिल है, प्री स्कूल एजुकेशन जैसे प्ले ग्रुप, फिर हायर सेकेंडरी, ठीक है, आईटीआई इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो, प्लस जो कॉलेजेस आईसीएमआई, आईसीएआई, ये सब भी शामिल है जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया गया। तो वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्टूडेंट को दे, फैकल्टी को दे, स्टाफ को दे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेज देता है वो टैक्स एग्जम्प्ट है। एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो कंसिडरेशन वो चार्ज करता है वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है। अब यहां जो क्लोज बी के अंदर टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी यहां सर्विस रेसिपिएंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहां सर्विस प्रोवाइडर है वो टैक्स एग्जम्प्ट है। यहां जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है, सर्विस रेसिपिएंट है, यानी वो सर्विसेज ले रहा है, तो वो टैक्स एग्जम्पशन है। क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, केटरिंग और सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज, अगर ये किसको प्रोवाइड की गई है, अगर ये ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड की गई है जो अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल तक एजुकेशन देता है इंक्लूडिंग प्री स्कूल, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। यानी ये कॉलेज को प्रोवाइड की गई तो ये टैक्सेबल है। स्कूल बस की सर्विसेज, तो होता क्या नॉर्मली कि या तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुद प्रोवाइड करे या वो ये आउटसोर्स कर दे। तो मान लीजिए एक बस का ऑपरेटर है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देगा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट को देगा, ठीक है, तो ये तो टैक्स एग्जम्प्ट है। किसके अंदर टैक्स एग्जम्प्ट है, सीरियल नंबर 66 के अंदर, क्लोज ए के अंदर। लेकिन जो ये रेसिपिएंट के रूप में लेता है, तो अगर ये 12th स्टैंडर्ड तक है तो टैक्स एग्जम्प्ट है, ये जो सर्विसेज देता है, ठीक है, ये भी टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर ये कॉलेज को दे रहा है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉलेज है, तो ये टैक्सेबल है। लेकिन ये जो लेगा कॉलेज के स्टूडेंट से, वो टैक्स एग्जम्प्ट होगा सीरियल नंबर क्लोज ए के अंदर, ये याद रखना, ठीक है, ये मैं डिटेल में भी समझाया हुआ है।
इसके अलावा सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी टैक्स एग्जम्प्ट है। जो ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल या पीरियोडिकल की सर्विसेज है वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है, लेकिन ये कॉलेजेज है सबके लिए टैक्स एग्जम्प्ट है, आईसीआई के लिए टैक्स एग्जम्प्ट है, आईसीएमआई के लिए टैक्स एग्जम्प्ट है, लेकिन आईटीआई या 12th स्टैंडर्ड वाले कोई स्कूल ये लेती है तो वो टैक्सेबल है, ये टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर गवर्नमेंट ने ये भी क्लेरिफाई कर दिया कि भाई जो आईटीआई है जो वो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडेड है, मतलब नोटिफाइड है, डेजिग्नेटेड ट्रेड, उसके अंदर तो टैक्स एग्जम्प्ट है, लेकिन नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड मतलब जो उन्होंने नोटिफाई करके रखा है कि इसमें ही स्किल डेवलपमेंट होगा तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है, उसके अलावा उन्होंने कुछ प्रोवाइड किया तो वो टैक्सेबल होगा। इसके अलावा जो मिड डे मील है सब है वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है। आईआईएम जहां से हम एमबीए की डिग्री ले सकते हैं वो टैक्स एग्जम्प्ट है, लेकिन ये आईआईएम क्या करते हैं, ये भी करते हैं, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं 3 महीने के 1 महीने के, वो टैक्सेबल है, वो टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है। आईटीआई के अंदर आईआईटी के अंदर एडमिशन मिला तो उसके साथ में जो लॉजिंग बोर्डिंग के चार्जेज होंगे, बंदा बेंगलोर का है उसको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलता है तो वो वहीं रहेगा, तो हॉस्टल चार्जेज लॉजिंग बोर्डिंग के जो चार्जेज होंगे वो भी टैक्स एग्जम्प्ट होंगे, क्योंकि कंपोज सप्लाई एजुकेशन टैक्स एग्जम्प्ट है। ठीक है, इसके अलावा अब एक इसमें नया अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट मतलब बेसिकली अगेन सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया है कि जैसे हम लोग एक यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम करते हैं, फिर आप एलएलबी मान लीजिए दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कॉस्ट लेता है यूनिवर्सिटी, जो आपकी पहले वाली यूनिवर्सिटी वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करता है उसके लिए वो कुछ चार्ज करता है, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है, सीबीआईसी ने क्लेरिफाई कर दिया। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को जैसे बीसीसीआई को विराट कोहली ये सब जो सर्विसेज देते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा है उनके ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मैच खेलने के लिए, टेस्ट मैच, वनडे, सब के लिए, जो प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम मैनेजर जो सर्विसेज देते हैं रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। तो विराट कोहली को मान लो बीसीसीआई 2 करोड़ रुपए साल का पे करता है तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है, लेकिन कमेंटेटर के लिए टैक्सेबल है। इसके अलावा विराट कोहली को आईपीएल के अंदर जो फी मिलती है वो टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल, जो करोड़ों की होती है ना वो टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है, देश के लिए खेलते हैं तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। अनदर रिकॉग्नाइज बॉडी को भी वो देते तो सर्विसेज टैक्स एग्जम्प्ट है। अब सीरियल नंबर 69 ये सब का आप ध्यान देना है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में काफी ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने क्या है कुछ स्कीम रखी है सेक्टर स्किल डेवलपमेंट की। एनएसडीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा सेक्टर स्किल काउंसिल है, ये तरह तरह के कोर्सेज कंडक्ट करती है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का या जीएसटी का भी 100 आवर्स का सर्टिफिकेशन कोर्स है। आप लोगों को तो जीएसटी की क्लासेस लेते हो 200 250 घंटे की, और बेचारी गवर्नमेंट खुद 100 घंटे में बीकॉम ग्रेजुएट को भी सिखा देती है जीएसटी। ठीक है, तो आप सोचो आप तो फिर भी सीएमए के स्टूडेंट हो। एनीवे, तो ये जो एनएसडीसी ये सब जो सर्विसेज देती है ब्यूटिफिकेशन कोर्सेज की, ये सब स्किल है सबकी, या ये किसी को असेसमेंट एजेंसी ये सब भी रखती है कि भाई बंदा बरोबर दे रहा नहीं दे रहा है, या ट्रेनिंग पार्टनर भी डिप्लॉय करती है, तो उनके सारी सर्विसेज टैक्स एग्जम्प्ट है। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम के अंदर जो एसेसिंग बॉडी हुई है वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है, इनसे रिलेटेड। इसके अलावा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये भी टैक्स एग्जम्प्ट है। ये बेसिकली स्किल डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि बंदा रोजगार के लायक हो सके। सीरियल नंबर 72 सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो भी इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया जिसका 75% कंसिडरेशन वो बोन करते हैं, तो ये टैक्स एग्जम्प्ट है। इसमें क्लेरिफिकेशन भी है, जो एनजीओ है, एनजीओ या कोई इंस्टीट्यूट है, वो स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट फॉर डिसेबिलिटी देता है तो वो भी कवर है, ये भी एग्जम्प्ट है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इसका एक्सपेंडिचर बोन कर दिया। सीरियल नंबर 73 अब इसको ऑमिट कर दिया गया, यानी मतलब ये टैक्सेबल हो गया। आपने ऐश्वर्या राय का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जन्म के पहले माँ के वॉम में रहता है, तो वो कनेक्टेड कैसे होता है, जो नाभि होता है उसके साथ एक कोड होता है, एम्ब्रिकल कोड, उसके साथ वो कनेक्टेड होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर होता है उसको कट कर देता है, जो एम्ब्रिकल कोड है उसको फिर प्रिजर्व किया जा सकता है, जिससे कि उसका फ्यूचर में उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट वो स्टेम सेल कर सके, तो उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो जो इसके लिए स्पेशलाइज एंटिटीज होती है वो मंथली चार्जेस लेती है बेसिकली 4,000 5,000 रुपीज मंथ। ओके, वो सालों तक आप प्रिजर्व रख सकते हो। ठीक है,
तो वो स्टेम सेल्स उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो ऐश्वर्या राय का ये एडवर्टाइजमेंट आता था। तो ये पहले सर्विसेज टैक्स एग्जम्प्ट होती थी, जो मंथली चार्जेस लेते थे प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स का, ठीक है, ये टैक्स एग्जम्प्ट होती थी, लेकिन अब ये टैक्सेबल हो गई है। यानी अब जो 5000 6000 चार्जेस लेती है, हालांकि ये बहुत अमीर लोग ही लेते हैं, बहुत रिच बंदे लेते हैं, ठीक है, ये सर्विसेज, तो वो अब टैक्सेबल हो गई है। ओके, सीरियल नंबर 74, हेल्थ केयर सर्विसेज। हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट हुए तो हॉस्पिटल का जो भी बिल है वो टैक्स एग्जम्प्ट होगा। हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस हायर किया, वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन इसमें याद रखना एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक शामिल है जो रिकॉग्नाइज है, प्राणिक हीलिंग विलिंग शामिल नहीं है। और जो आपने ट्रीटमेंट लिया है वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे आपके मान लीजिए मुस्कान अच्छी नहीं है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो कि भाई मेरी स्माइल के ऊपर वर्क करो, वो कॉस्मेटिक चार्जेस लेता है, तो वो टैक्सेबल है। या फिर आपकी नाक अच्छी नहीं है, जो हीरो हीरोइन ऐसा सेलिब्रिटी करवाते हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी ऐसा, वो टैक्सेबल है। लेकिन आपका एक्सीडेंट हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब लाइफ मतलब मेरी पूरी, मान लीजिए मेरी आग लग गई है जिससे कि मेरे पूरे चेहरे चली गई है ये स्किन, तो उसका प्लास्टिक सर्जरी होती है, तो वो एग्जम्प्ट है। तो ये ध्यान रखना। तो हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन लिया, जो भी चार्जेज, जो केटरिंग चार्जेज या जो डाइटिशियन है, सबके जो भी चार्जेज है, नर्सिंग चार्जेज, सारे के सारे टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन किंतु परंतु अब इसमें एक अमेंडमेंट आया, गवर्नमेंट को पैसे की कमी है, तो उन्होंने अब इंसर्ट किया, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम। जो रूम रेंटल होता है ना, वो रूम रेंटल, आईसीयू ये सब का नहीं होना चाहिए, आईसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट उसका रूम रेंट नहीं। अगर ये रूम चार्जेस 5000 रुपीज से ज्यादा है, यानी अप टू 5000 है, वो तो टैक्स एग्जम्प्ट है। पहले पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता था, चाहे 10,000 हो 20,000 हो, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन इंसर्ट किया है और बोला भाई अगर आईसीयू का तो कोई भी चार्जेज हो, आज भी रूम रेंट अगर आईसीयू का 10,000 है, 1,00,000 है, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर नॉर्मल रूम है अदर देन आईसीयू, सीसीयू या एनआईसीयू और उसका चार्जेस 5000 रुपीज पर डे से ज्यादा है, तो ये टैक्सेबल हो गया है। पहले कितना भी चार्जेज होता था वो टैक्स एग्जम्प्ट होता था, लेकिन अब ये रूम चार्जेज ये टैक्सेबल हो गया। अगर 5,000 से ज्यादा है तो 5,000 तक है तो टैक्सेबल नहीं है। और इसके अलावा जो ओपीडी चार्जेज होंगे वो टैक्स एग्जम्प्ट है। हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो तो केटरिंग चार्जेज वार्जेज जो भी लगाते हैं वो सारे टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन ओपीडी के लिए गए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, भूख लग गई, उधर रेस्टोरेंट है उसमें खाना खाया, वो टैक्स एग्जम्प्ट नहीं होगा। याद रखना, मैंने मेन लेक्चर में समझाया हुआ है। एम्बुलेंस के चार्जेस मैंने बता ही दिया, टैक्स एग्जम्प्ट है ओके, टैक्स एग्जम्प्ट। अब एक इसमें सीबीआईसी का पहले क्लेरिफिकेशन आया था, वो था हॉस्पिटल नॉर्मली कैसे ऑपरेट करता है कि मान लीजिए आप पेशेंट है, आपके ऊपर कोई ऑपरेशन होना है तो हॉस्पिटल उसका ऑपरेशन चार्जेस लेता है, ठीक है। अब कई बार डॉक्टर एम्प्लॉय होते हैं हॉस्पिटल के, तो एम्प्लॉय है तो उनकी सर्विसेज, जो एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज होगी वो पैरा 1 शेड्यूल 3 के अंदर कवर हो जाएगी। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है कि भाई ऑपरेशन का तू 1,00,000 चार्ज करेगा तो 50,000 मेरे को मिलेगा, कमीशन बेसिकली, प्रोफेशनल फीस, ठीक है। तो क्वेश्चन सीबीआईसी के पास गया कि ये क्या टैक्स एग्जम्प्ट होगा, तो सीबीआईसी ने बोला हाँ हाँ ये भी टैक्स एग्जम्प्ट होगा। अगर वो प्रोफेशनल बेसिस पे है तो टैक्स एग्जम्प्ट है, अगर उसको सैलरी मिलती तो ऐसे भी पैरा 1 शेड्यूल 3 उसका टेक केयर करता है, ठीक है। इसके अलावा काफी उड़ीसा जैसी गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती कि भाई कोई गांव में बैठा है बेचारा, तो आप एक कॉल सेंटर पे कॉल करो और एम्बुलेंस आ जाएगी, और जो पेशेंट है उसको कुछ पे नहीं करना पड़ता। अब ये जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसने आउटसोर्स करके रखा है, आउटसोर्स करके रखा है किसी एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है। तो वो जो पेशेंट को तो सर्विसेज देगा लेकिन पैसा उसको स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा, तो क्या ये टैक्स एग्जम्प्ट है? तो सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया ये सीरियल नंबर 74 के अंदर एग्जम्प्ट नहीं होगा, ये सीरियल नंबर 3 या 3A के अंदर एग्जम्प्ट होगा। एग्जम्प्ट तो है लेकिन 3 या 3A में होगा। 3A में अगर गुड्स भी है तो याद करो 25% है। इसके अलावा सीबीआईसी ने नया अमेंडमेंट मई 2023 के लिए, ये नया अमेंडमेंट है कि जो आईवीएफ जो ट्रीटमेंट होता है ये भी एग्जम्पशन होगा। बच्चा नहीं होना तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट सब होता है वो भी एग्जम्प्ट है, ओके। सीरियल नंबर 74A, आपकी हड्डी वड्डी टूट गई है, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल आके आपको मतलब खड़ा होने सबके लिए मदद करता है, तो वो भी उसकी जो सर्विसेज है वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 75, ये ओमिट हो गया है, पता नहीं गवर्नमेंट ने क्यों किया, इसका मतलब ये टैक्सेबल हो गया। तो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, मतलब आपका मान लीजिए मेरा ऑपरेशन हुआ
तो स्किन निकली, ब्लड हुआ तो ये वेस्ट हो गया, ब्लड लॉस हुआ, ठीक है, ब्लड गिर गया तो ये क्या हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट है। तो हॉस्पिटल वाले डायरेक्ट उसको कचरे की थैली में नहीं डाल सकते, तो उसके लिए स्पेशलाइज एजेंसी होती है, उसको हायर करना पड़ता है, वो उसका ट्रीट करके उसको डिस्पोज ऑफ करती है, ठीक है, जो स्किन विस्किन जो अपनी ब्लड ये सब होती है। तो पहले ये जो सर्विसेज है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट वाली, ये जो हॉस्पिटल ये सबको प्रोवाइड की जाती थी, या डॉक्टर की क्लिनिक को या लेबोरेटरी को, लेबोरेटरी से अपन खून कलेक्ट करते ना, उसके बाद वो ब्लड का क्या करते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट करके, वेस्ट ट्रीटमेंट, तो वो सर्विसेज टैक्स एग्जम्प्ट होती थी। लेकिन पता नहीं भगवान इन लोगों को क्या हो गया, ये भी इन्होंने टैक्सेबल कर दिया। अब कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं हो डायरेक्ट ही कचरे के डब्बे में डाल दे कि भाई मेरी तो कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलना नहीं, मेरे सर्विसेज एग्जम्प्ट है, तो याद कर लो सेक्शन 17 इनपुट टैक्स क्रेडिट तो इनको मिलना नहीं है। सीरियल नंबर 76 पब्लिक कन्वेंस, सुलभ शौचालय, 1-2 रुपये 5 रुपये जो देते हो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 77 यूनियन बनी है भैया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो जो ट्रेड यूनियन है सब जो सर्विसेज देती है वो टैक्स एग्जम्प्ट है। हाउसिंग सोसाइटी जो मेंटेनेंस चार्जेस लेती है 7,500 रुपीज पर मंथ तक, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन उससे ज्यादा लेते हैं तो पूरा का पूरा अमाउंट 7501 लेती है तो पूरा का पूरा अमाउंट सब्जेक्ट टू जीएसटी है। और ये जो एग्जम्पशन है ये फ्लैट वाइज है, तो किसी बंदे के 2 फ्लैट है, 4000 पे करता है, तो आप बोलोगे 8000 हो गया ना, नहीं नहीं फ्लैट वाइज है, तो इसको दोनों में एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 10,000 पे कर रहा है पर मंथ, लेकिन सोसाइटी का एग्रीगेट टर्नओवर केवल 15 लाख रुपया, तो फिर उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ये सीबीएसई ने क्लेरिफाई कर दिया। तो सीरियल नंबर 77A सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट, ठीक है, एग्रीकल्चर चाहे फार्मर वार्मर के लिए है, जिसका कितना फी है 1000 रुपीज पर मेंबर पर ईयर, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 78 फोल्क और क्लासिकल आर्ट, पुराने अपनी जो यादें रह गई अब क्लासिकल आर्ट जैसे भरतनाट्यम में सब, ठीक है, तो उसकी जो सर्विसेज है, जो आर्टिस्ट को उसके बदले में फी मिलती है। हेमा मालिनी एक थिएटर के अंदर परफॉर्म करती है, ठीक है, भरतनाट्यम का डांस करती है, ठीक है, म्यूजिक डांस और थिएटर, अगर उसका जो कंसिडरेशन अप टू 1,50,000 है तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। 1,50,000 से ज्यादा हेमा मालिनी चार्ज करेगी तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन हेमा मालिनी किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनती है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। भरतनाट्यम के लिए वो भी कंसिडरेशन अप टू 1,50,000। सीरियल नंबर 79 हम लोग म्यूजियम जाते हैं, नेशनल पार्क जाते हैं, ताजमहल जाते हैं, ठीक है, ताजमहल तो चलो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो गया, तो उसके लिए ताजमहल जाने अंदर एंट्री के लिए हमको जो फी पे करनी करती है, याद करो बिजनेस डेफिनेशन में लिखा हुआ है एडमिशन टू प्रीमाइस है, जो भी आप पे करते हो वो बिजनेस है, ठीक है, तो यहां आके इन्होंने एग्जम्प्ट दे दिया। तो ताजमहल जाने के लिए, कुतुब मीनार जाने के लिए जो टिकट प्राइस है वो टैक्स एग्जम्प्ट है। इसके अलावा हम जो जू म्यूजियम ये सब जाते हैं उसके लिए जो टिकट के खरीदते हैं वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है। सीरियल नंबर 80 इसको अमेंड कर दिया गया है मई 2023 के लिए, अमेंडमेंट है, हालांकि ज्यादा नहीं है, इसमें रिप्लेस किया है इसको। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, तो ये टैक्स एग्जम्प्ट है। स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर अंडर सेक्शन 12A 12AB, ये भी टैक्स एग्जम्प्ट। ट्रेनिंग इन कोचिंग तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में बाय एन इंडिविजुअल एंड सर्विस स्पोर्ट बाय चैरिटेबल एंटिटी जो रजिस्टर है सेक्शन 12AB में, ये टैक्स एग्जम्प्ट है। फिर राइट टू एडमिशन, सर्कल डांस थिएट्रिकल परफॉर्मेंस या अवार्ड फंक्शन कॉन्सर्ट, उसकी टिकट खरीदते हो, या रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट या अनरिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट की भी टिकट लेते हो प्लानिटेरियम की, अगर उसकी टिकट प्राइस अप टू 500 रुपीज है तो टैक्स एग्जम्प्ट है। यानी आईपीएल की टिकट भी अनरिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट भी शामिल है तो उसकी टिकट प्राइस अप टू 500 है तो टैक्स एग्जम्प्ट है। 500 से ज्यादा, हालांकि आईपीएल की टिकट प्राइस ज्यादा ही होती है तो वो टैक्सेबल है। अब इसमें खास तौर पे एक बात का ध्यान रखना कि इसमें जो मूवी थिएटर है, हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो उसकी टिकट प्राइस 100 रुपये होगी, 200 रुपये होगी, वो टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है। सर्कस डांस थिएटिकल परफॉर्मेंस यानी थिएटर होता है उसका, मूवी थिएटर नहीं, नॉर्मल थिएटर जहां नाट्य कला का प्रदर्शन होता है वो टैक्स एग्जम्प्ट है अगर उसकी टिकट प्राइस अप टू 500 रुपीज हो। ये हमने इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पढ़ लिया था, तो उसकी टिकट प्राइस मतलब ये जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप सब जो हो चुका है या जो भी जब अभी होगा, ठीक है, तो उसकी जो टिकट है वो टैक्स एग्जम्प्ट है।
मैच देखने के लिए आप जो जाते हो। तो ये जो हमने ऊपर अभी लिस्ट देखी वो कॉमन लिस्ट थी बिटवीन जीएसटी और आईजीएसटी के अंदर। अब ये स्पेसिफिक टू आईजीएसटी, स्पेसिफिक टू आईजीएसटी क्यों है? क्योंकि ये कभी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं होगी जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो सबसे पहले सर्विसेज रिसीव फ्रॉम ए प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो हमने सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज बी के अंदर देखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जहां कंसिडरेशन है लेकिन बिजनेस नहीं है, वो क्या सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी। यहां आके गवर्नमेंट ने उसको एग्जम्प्ट कर दिया है कि भैया अगर वो बिजनेस पर्पज के लिए नहीं है या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी या इंडिविजुअल लेती है, बिजनेस पर्पज के लिए नहीं लेती, या ऐसी एंटिटी है जो चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है और वो अंडर सेक्शन 12A इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, या फिर जो कॉलेज का हमने देखा था, कॉलेज है सब सीरियल नंबर 66 के अंदर, वो ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल है सबको सब्सक्राइब करती है, ठीक है। तो ये सर्विसेज लेती है मान लो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चार्ज करेगा, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल है सबको या आईटीआई को प्रोवाइड करेगा तो वो टैक्स एग्जम्प्ट नहीं, वो टैक्सेबल है। इसके अलावा याद रखना ओआईडीआर सर्विसेज है, किसी ने भी लियो वो टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है। याद रखना ओआईडीआर अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाएगी तो वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज, लेकिन ओआईडीआर सर्विसेज अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाए तो ओआईडीआर को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना है और फॉरवर्ड चार्ज के रूप में पे करना है। ओके इसके अलावा सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय ए वेसल फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया, ये भी टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है। ओके फिर इंटरमीडिएट सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है जिसमें रेसिपिएंट और जो सप्लायर है दोनों इंडिया के बाहर है, इंडियन एक एजेंट है, ठीक है, यूएस का उसका एक क्लाइंट है, कस्टमर है, वो बोलता मेरे को ये मटेरियल खरीदना है, वो यूके के सप्लायर से उसको सप्लाई करवा देता है, उसको फैसिलिटेशन चार्जेस मिलता है, तो ये टैक्स एग्जम्प्ट है, लेकिन उसके लिए उसको 5 साल तक ये डॉक्यूमेंट रिटेन करने पड़ेंगे। सीरियल नंबर 3 अमेंडमेंट ओमिशन, मतलब क्या है ये भाई? सर्विसेज रिसीव बाय आरबीआई फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कैसे मैनेज करना है, कैसे ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न आए, ये सर्विसेज मान लीजिए कोई आरबीआई इंपोर्ट करता था किसी एक्सपर्ट से इंडिया के बाहर से, तो ये टैक्स अंडर ये एग्जम्प्ट हुआ करती थी, ठीक है। अब इसको ऑमिट कर दिया तो अब आरबीआई उसको कुछ पे करेगा, मान लो कोई फ्रांस का कंसल्टेंट है उसको कुछ पैसा पे करता है तो वो अब टैक्सेबल हो गई है। और कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? आरबीआई पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। टूर ऑपरेटर टू ए फॉरेन टूरिस्ट का हमने एक देखा था सीरियल नंबर, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ इंडिया में पार्ट था कुछ इंडिया के बाहर था, तो प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन है। और मान लीजिए पूरा का पूरा इंडिया का टूर ऑपरेटर है, फ्रेंच बंदा हमारे एग्जांपल के अंदर नेपाल घूमने के लिए आता है, इंडिया में कुछ घूमने चाहिए नहीं उसको, लेकिन इंडियन टूर ऑपरेटर हायर करता है कि भाई नेपाल में मेरा टूर प्लान बना, तो पूरा पूरा टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन आप इंडियन टूर ऑपरेटर से इंडियन सिटीजन लेता है वही सर्विसेज, तो वो टैक्सेबल है। फिर सर्विसेज सप्लाइड बाय एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन इन इंडिया टू एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट पर्सन आउटसाइड इंडिया, डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज दी। सिटी बैंक इंडिया ने, इंडिया की हेड ऑफिस ने सिटी बैंक इंडिया की जो ब्रांच है सिंगापुर को, उसको सर्विसेज दी। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में ये डिस्टिंक्ट पर्सन 5वां पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो नहीं होगा, लेकिन ये सर्विसेज एग्जम्प्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में उसको क्या होता है, इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये एग्जम्प्ट है तो आपको मालूम है सेक्शन 17 बोलता है एग्जाम सप्लाई के ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय यूएन और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जम्प्ट। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन और कॉन्सुल पोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, अपने पर्सनल पर्पज के लिए भी लेगा तो ये एग्जम्प्ट है, लेकिन फॉरेन अफेयर्स जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री वो कंफर्म करेगी कि भाई जो इंडिया का डिप्लोमेट है वो मान लो यूएस में, उधर भी ये एग्जम्पशन मिल रहा है तो यही मिलेगा। फिर इसके अलावा दूसरे एग्जम्पशन भी है, जैसे एससीजेड यूनिट कोई सर्विसेज इंपोर्ट करता है तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोर्ड रिसीव बाय डायरेक्टर अंडर सेक्शन 51 फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये टैक्स एग्जम्प्ट है। कॉस्ट पेट्रोलियम की तरफ प्रॉफिट पेट्रोलियम भी याद रखो, ये टैक्स एग्जम्प्ट है। और ये आपने वैल्यूएशन के चैप्टर में देखा ही है, रॉयल्टी ये सब, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। सो दिस कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर 4। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।